आओ बालकों, आज हमारी जो सबसे मेन फोकस रहेगा लेसन नंबर आपका 5 है और उत्प्रेरक एक टॉपिक है। उत्प्रेरक का मतलब इतना जानो कि कोई चीज़ अगर धीमा चल रही है उसको तेज कर दो, तभी उत्प्रेरक क्या होगा, तभी उसको भी उत्प्रेरक कहेंगे। और कोई तेज चल रहा है उसको धीमा कर दो तभी उत्प्रेरक। देखो, एक उत्प्रेरक होला या एक उत्प्रेरण होला। तो सुनते हैं ध्यान से बाबू। देखो, जब रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं हम लोग तो रासायनिक अभिक्रिया की बात कहेंगे तो कहोगे वह पदार्थ, सुनो ध्यान से, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो इस घटना को हम लोग, माने इस पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। और जो घटना होती है, जो ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं उत्प्रेरक। याद हुआ? वह पदार्थ जिसके द्वारा, ध्यान से समझिएगा, वह पदार्थ जिसके द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तित हो जाती है। धीरा चल रही थी, अब मिलाए तो तेज हो गया, अब तेज चल रही थी मिला दिए तो धीरा हो गया। तो जब उसकी प्रक्रिया बदल जाती है, जब रासायनिक अभिक्रिया के वेग बदल जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो समझिए तब लिखिएगा बाद में। बात याद हुआ ना कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, या तो बढ़ा दिए या तो घटा दिए। तो उस माने ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। और जो घटना घटित होती है उसको उत्प्रेरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। सुनो उदाहरण में, सुनो कि लिख दे, पहले लिख लो परिभाषा, तब तो नहीं आगे। तो लिखो, वह पदार्थ, सुन के लिखते रहना, पहले समझ लेना। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उदाहरण हम लिख देते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्रिया किया तो बन गया अमोनिया NH3। और 2 यहाँ 3, यहाँ Fe, और Fe होगा उत्प्रेरक। Fe क्या होगा? उत्प्रेरक। समझे था नहीं? बहुत अच्छा डिफिनेशन है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो इससे उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे उदाहरण आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन है H2, और आपने जब क्रिया कराया है तो अमोनिया का निर्माण हो चुका है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। आपने नाइट्रोजन लिया प्लस हाइड्रोजन लिया, और जब आपने क्रिया कराया तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया। अमोनिया बन गया बाबू। तो जो Fe है यह उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। यह अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दिया। अगर आप ही नहीं मिलाते ना भाई, तब वो आपका अमोनिया बनता। खाली नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला देते। तो बात समझना बाबू, एक्सप्लेन करना पड़ता है। खाली नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला देंगे तब वो आपका अमोनिया बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बनेगा। लेकिन जब आपने Fe मिला दिया है तब आप माने प्रक्रिया तेज़ी से होगी और अमोनिया तेज़ी से बनेगा। तब वेग को बदल दिया। Fe नहीं मिलाए होते तो धीरे धीरे बनता और अमोनिया बनता, लेकिन आपने Fe मिला। याद हुआ ना? याद कर लेना पूरा। पढ़ाई के बदलो देश को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और हमारे देश के हर एक
जितने बड़े बड़े पद पर हैं चाहते हैं कि मेरे देश के बच्चे पढ़ करके इस पद तक आएँ, यहाँ तक आएँ। आप पढ़ेंगे तभी उस पद तक जा सकते हैं, नहीं तो बिजनेस करना पड़ेगा। और देश को बिजनेस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत हो चुके हैं। देश को ज़रूरत है ऊंचे पदों के लोगों को, जो जा करके नाम रोशन करें। चलिए, अब बता सकते हैं सब लोग इसको? कोई दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बाबू, आगे कदम हम लोग रखते हैं और आते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, मिटा देना, ये मिटा है, याद हुआ सबको? बताओ। उत्प्रेरक सुन का परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है? हम तो इसे भी कई बार बोलते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार। चलिए, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। पहला है समांगी उत्प्रेरक। यही आप लोगों से प्रश्न पूछा गया। समांगी उत्प्रेरक अंग्रेजी में आप कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस कैटलिस्ट, सुन के लिख लीजिए आप लोग। कैटलिस्ट, सुनिए, जब भी समांगी की बात करेगा, अच्छा पढ़े हैं ना, एक ठोस अवस्था होता है, एक द्रव अवस्था होता है, एक गैस अवस्था होता है। तो इनमें दो गो चीज़ के बात हुई, एक अभिकारक की, एक उत्प्रेरक की। दो गो चीज़ बस, अभिकारक उत्प्रेरक, अभिकारक उत्प्रेरक, अभिकारक उत्प्रेरक। उत्पाद के कभी बात नहीं हुई, याद करो सब लोग। कहोगे कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, एक ही मतलब होता है, चालू कर लो उसको, अब ब्लूटूथ स्विच ऑन कर दो। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, दोनों एक ही अवस्था का मतलब ये भी बाबू, वो भी किनारे वाला उसको भी चालू कर दो, बल्ब वाला। अच्छा, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, एक ही मतलब या तो दोनों गैस में हो, या दोनों ठोस में हो, या दोनों द्रव में हो, तो उसको हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। कितना आसान परिभाषा आप लोगों से पूछते हैं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण में आप ऐसे लेंगे, जो या तो सभी गैस हो या सभी द्रव। तो गैस वाला लेते हैं, सल्फर ले लेते हैं, आप प्लस ऑक्सीजन ले लेते हैं, इधर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं, उत्प्रेरक के रूप में आप नाइट्रिक ऑक्साइड ले लीजिएगा। सब गैसे रहेगा, यही ना है जी? तो तन लिख लेते हैं, समझे हो? जब अभिकारक उत्प्रेरक, दो पति में करेगा पूरा परिभाषा में, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक। तो लिखो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, तो इसे समांगी उत्प्रेरक। आज आपके पास पीडीएफ भी चला जाएगा इसका, खूब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, तो इसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण में सुनो, एक काम करो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ मिलता है बताओ कोई, इतने बच्चों में? अरे जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तुम्हारे विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस O2 और प्लस NO का पूरा नाम बताओ, यह उत्प्रेरक रूप में। हाँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस NO। यह भी गैसीय अवस्था में, सल्फर डाइऑक्साइड है, यह भी गैसीय अवस्था में, नहीं कहते हैं गैसीय और तो गैसीय, लेकिन ये उत्प्रेरक है, ध्यान रखना। और ये दोनों क्या है? ये दोनों अभिकारक है। उत्पाद कुछ ही बने से कोई मतलब नहीं होता आपका। तो छोटा सा एक डिफिनेशन आपका रहा कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड लिख रहे हैं, ऑक्सीजन लिख रहे हैं, यह अभिकारक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में पाया जाता है,
ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में पाया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपका उत्प्रेरक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों अभिकारक हैं। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में पाए जाते हैं तो हम उसको समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बाबू? समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें की बात करना, अभिकारक उत्प्रेरक, अभिकारक उत्प्रेरक, अभिकारक उत्प्रेरक। अभिकारक उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो जाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक। याद करिए आप, अगला आइटम बना लो विषमांगी उत्प्रेरक। कुछ पूछना? पूछ लो, जितना उतना पूछ लो, खुल के पूछ लो, बोलो। ठीक बा, आगे लिख लो विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अब इसमें बस अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में होंगे। का जी? जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में होंगे, अभिकारक होगा गैस में तो उत्प्रेरक होगा ठोस में, अभिकारक होगा ठोस में तो उत्प्रेरक होगा गैस में, अभिकारक होगा द्रव में तो उत्प्रेरक हो जाएगा ठोस में। माना अलग अलग अवस्था में, सीधे एकदम सिंपल बात है। विषमांगी का मतलब होता है अलग अलग, कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं तो उसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो चलो लिख लेते हैं इसको, याद हुआ ना जी? अर्चना क्या लिख रहे? चलो, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हो, अलग अलग अवस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। सबको याद होना चाहिए, अभी याद भी हो जाएगा। आप चाहे तो उदाहरण में लिख सकते हैं बाबू, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर अमोनिया, 2 से 3 से बात खत्म। ये अभिकारक है बाबू, और दोनों अभिकारक जो आप देख रहे हैं ये गैसीय अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। यह उत्प्रेरक है, और किस अवस्था में लोहा पाया जाता है? ठोस अवस्था में। इसीलिए हम इसको विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। सब लोग याद करो कि जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हो तो उसे विषमांगी कहते हैं। जैसे आपका अभिकारक है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये दोनों अभिकारक है, दोनों गैसीय अवस्था में है, और ये Fe है, ये आपका उत्प्रेरक है, ये ठोस अवस्था में होता है। इसी को हम लोग कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। एकदम आसान परिभाषा है। बस इनमें 2 चीज़ों की बात करना है, एक अभिकारक की बात करना है, एक उत्प्रेरक की। तो अभिकारक अलग अवस्था में और आपका उत्प्रेरक अलग अवस्था में, तो जब दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक। तो याद कर लेते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो, समझ रहे हो? पूरा ध्यान एकदम फोकस आपका होना चाहिए। चलिए जल्दी से ले चलिए, लिखा गया सबका? अब लिखेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, 3रा नंबर। याद हुआ सबको? इतना सुंदर पढ़ाते हैं। ना पढ़ानी क्या सुनो, खराब बनी जो खराब है रही। हाँ, धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो सुनो, धनात्मक मतलब होता है बहुत वृद्धि, ऋणात्मक मतलब होता है कमी। जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया में वृद्धि हो जाती है या रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो ऐसे उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। सिंपल बात आपका। धनात्मक मतलब है वृद्धि,
जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ गया भाई, वृद्धि होगा ना, धनात्मक मतलब वृद्धि। तो जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तो ऐसे उत्प्रेरक हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। हाँ, एक और एग्जाम्पल हुए होगा N2H2 अमोनिया Fe बढ़ा देगा, Fe बढ़ा देता है आपका, बात समझ रहे हो ना। एक और परिभाषा एक उदाहरण, एक परिभाषा एक उदाहरण आप याद रखेंगे, टॉप कर जाएंगे। क्या करेंगे, बस मास्टर की बात आप मत मानिए, टॉप कर जाएंगे। हाँ, तो देखिए जब अभिकारक अपने वाला करिए और उत्प्रेरक, जब अभिकारक और हटा दो, उत्प्रेरक के उपस्थिति में तेजी से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या रहेगा Fe, और यहाँ पर क्या आ गया NH3 नीचे लिख लेना कि Fe के उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता। चलो ये बात आपकी रहेगी कि धनात्मक उत्प्रेरक की जब बात करेगा तो इस तरीके से अगर बात आपसे पूछे कोई तो तुरंत बताने वाले हैं कि जब किसी उत्प्रेरक है उपस्थिति में कोई अभिक्रिया तेजी से क्रिया करती है, तेजी से उत्पाद बनता है या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। हो गया, सिंपल बात। अब हम लोग आएंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक के पास। देखिए सब आगे किताबों में दिया है, कहाँ है किताब? अच्छा किताब कोई जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कम हो जाता है, घट गया। जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, घट गया। भाई घटेगा तो उसको कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। सिंपल सी बात कि जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो चलिए इसको लिखता हूँ, जल्दी से लिखो बेटा, इसको तैयारी बनाना है आपको। ऋणात्मक उत्प्रेरक, आसान सा, प्यारा सा, बहुत ही आसान सा। ऋणात्मक उत्प्रेरक, निगेटिव कैटलिस्ट, लिखो। जब किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने ना जाने क्या सपने दिखाए। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। अच्छा उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, H2O2, आइए मिला दें ग्लिसरीन, तो H2 + O2 में टूटता है। हाँ तो नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ग्लिसरीन रासायनिक
अभिक्रिया के अरे वेग को कम कर देता है, कम कर देता है। हो गया। आपने क्या देखा कि जब किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है, घट गया, तो इसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण आप H2O2 के नाम जानते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। कहाँ पाया जाता है ये? इसका उपयोग कहाँ होता है मालूम है? हाँ, एकदम सही बोले आप। 11 में पढ़े भी थे कैसे इसको बनाया जाता है, याद करिएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़े थे, बोरिक अम्ल पढ़े थे, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल पढ़े थे, सब आपको पढ़ाया गया था। वो चीज़ आपको ज़िंदगी में भुला गए होंगे, याद कर लीजिएगा, तभी आपका कोई कंपटीशन निकल पाएगा। यही मत बोबा के चले जाइएगा बिना पढ़े लिखे, बेइज्जती हो जाएगी आपकी, इज्जत खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ग्लिसरीन हाँ, ये घटा देता है H2O2 को। तो H2O2 का ग्लिसरीन हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटा, लेकिन धीरे धीरे टूटेगा। अगर संभल के टूटो, संभल के, तो धीरे धीरे टूटेगा ग्लिसरीन की उपस्थिति में। इसीलिए इसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, वेग को कम कर देगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो बड़ी उत्प्रेरक उदाहरण में लिख लिए थे, धनात्मक में लिखे हैं, विषवाहकी में लिखे, अब इन एक और ही में जा रहे हैं लिखने के लिए। चलिए एक और हेडिंग बनाएंगे आप, उत्प्रेरक वर्धक। कैटलिस्ट प्रोमोटर अंग्रेजी में कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। मिटाएं इसको। क्या आपको समझ में आ रही है केमिस्ट्री आज की? सुपर पावर की तरह क्लासें चल रही है आपकी, और उम्मीद किया जाता है कि आप सबको जो बहुवंश की तरह जी रहे हैं तन सुधार करेंगे अपनी ज़िंदगी में। उत्प्रेरक वर्धक अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट प्रोमोटर। प्रोमोटर देखो, हम पहले तुमको उदाहरण में बता देते हैं। देखो, मान लो यह हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, क्या बन गया? अमोनिया। ये Fe मिला दिए और ये मोलिब्डेनम मिला दिए। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, तब आपको समझाते हैं नोट में। मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। और सुनो, इसका डेफिनेशन कैसे बताओगे? ऐसे बताना है कि वह पदार्थ, तय सुनना ध्यान से, वह पदार्थ, उत्प्रेरक वर्धक की मैं बात कर रहा हूँ, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, यानी वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसी पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे मान लो हाइड्रोजन है H2, नाइट्रोजन है, क्रिया किया तो क्या बनाया? अमोनिया। ऊपर का है Fe है, Fe का है आपका उत्प्रेरक है, IMO का है उत्प्रेरक वर्धक है। ये किसी को नहीं बढ़ाएगा, ये कहेगा चलो इसको हम बढ़ाते हैं, कहेगा चुन, ये कहेगा चल बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे इसको, तो हाइड्रोजन मोलिब्डेनम देख रहा है, इसको बढ़ा रहा है। समझे बात को? तो माने वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, उत्प्रेरक पहले से है, उसके सक्रियता को बढ़ाता है, उसको उत्प्रेरक वर्धक कहता है। ठीक है, तो याद हुआ ना? देखो ये मोलिब्डेनम किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक वर्धक का, क्योंकि ये Fe के क्रियाशीलता को बढ़ाता है, Fe को क्रियाशीलता को। तो लिखते हैं वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ाता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है, तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। हो गया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, कोनो दिक्कत नहीं है।
हो गया। तो उदाहरण आपका बहुत याद होना चाहिए। मोलिब्डेनम जो होगा उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये की क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। अब आइए कुछ खास हेडिंग के पास। उत्प्रेरक 20 अंग्रेजी में कहते हैं कैटलिस्ट दिस प्रोमेटर, या कैटलिस्ट पॉइजन भी कह सकते हैं इसको। पॉइजन माने 20। आपको याद है सांप जब काटता है तो कौन सा विष आपके अंदर जाता है, उस विष का क्या नाम है, तो बताएगा? सांप काटता, आपको काटा है कभी? अगर मान लो काट दिया तो उसमें कौन सा विष पाया जाता है सांप में, सोच के बताओ। आज आपके पास बहुत अच्छा सा क्वेश्चन जाने वाला है उस समय, ठीक है? उसका नाम होता है टॉक्सिन, याद करिएगा, उसका नाम होता है टॉक्सिन। पुराठ अगर एक सांप है तो एक बार अगर उसके अंदर एक आधा लीटर जहर पाया जाता है, आधा लीटर, वो जब काटता है तो मात्र 5 से 10 ग्राम जहर वह भेजता है, लेकिन बिखिया करके काटेगा तो 100 ग्राम भेज देता है। इसलिए बिखिया के जब सांप काटता है, उस काट दिया तो आदमी नहीं बचता। हाँ, उसे देह पर पैर पकड़ गया, पड़ गया तो बड़ी तगड़ा काटते हैं, तो उसे बचने की चांसेस बहुत कम होती है। ऐसे नॉर्मल में काट दिया तो बच जाएंगे, ये बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हेडिंग रहेगा उत्प्रेरक 20 दिस प्रोमोटर होता है अंग्रेजी में, उत्प्रेरक 20 कैटलिस्ट दिस प्रोमोटर। सुनिएगा भाई, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, बस सिंपल सी बात है। एक पहले बढ़ रहा था, अब क्या होगा, घटेगा। तो सिंपल सा परिभाषा हुआ कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है, कम कर देता है, घटा देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, उत्प्रेरक 20 कहते हैं। देखो पहले उदाहरण सुनो, नाइट्रोजन के नाम सुने हो, हाइड्रोजन के नाम सुने हो, अमोनिया बनता है जाके देखे हो, ऊपरा का होता है या फिर होता है देखे हो, या कोबाल्ट मिला दो, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट उत्प्रेरक 20 का कार्य करता है। कितना अच्छा है केमिस्ट्री, बहुत आसान है। इसीलिए बच्चे तो केमिस्ट्री में एक लड़की थी 92 नंबर लेकर के आई है, समझ रहे हो, 92 93 लेकर आए हैं सब। तुम लोग 100 में 100 जगह पढ़ाई बनू, बाप रे तारा थोड़ा याद होता, एकदम आएगी, टॉप करोगे, टॉप जीरा टॉप करोगे, जीरा टॉप। हाँ, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, हाई अफी देख रहे हैं, अफी का उत्प्रेरक है। हाई कोबाल्ट का है, एक पदार्थ है, इसके क्रियाशीलता को कम कर देगा। चुप, धीरे धीरे, इसको मत करो, क्रिया मत तेजी से करा, रुक दादा मत दादा, रुक धीरे से, ठंडो तो ठंडो, गर्मो मत। तो जब ठंडा देगा धीरे धीरे क्रिया होता है। तो ये किसका काम किया, उत्प्रेरक 20 का काम। जैसे मोबाइल आप लोग के पास है, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो किसी का फ़ोन आ जाता है, वही में आधा घंटा बतियाते हैं, तो मोबाइल किसका काम किया, उत्प्रेरक 20 का। क्या पढ़ोगे, सब टैलेंट हो जाएगा, बर्बाद हो। चलो चलाओ, यूट्यूब चलाओ, चल व्हाट्सएप से बात कर, चल से बतिया, साला पढ़ लिखे डॉक्टर बनेगा, बर्बाद हो। उत्प्रेरक 20 का काम करता है, बात समझे ना। जेंगान हाई काम कर रहा है, CO उन्हें ये भी काम। अगर मम्मी उत्प्रेरक 20 का क्या करती है, कहती है पढ़ने जाएगी, चल खेत पर चल, खेत पर चलो, स्टूल बना दिया जाए, चलो। तो वही होता, लिखेंगे वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के हाँ क्रियाशीलता को कम कर देता है, कम कर देता है, तो इसे उत्प्रेरक 20 कहते हैं। उत्प्रेरक 20 कहते हैं। कहोगे, कोई पूछ रहे स्व उत्प्रेरक किससे कहते हैं, तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, याद करो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, एक उत्पाद कहते हैं, CH3CH2 के एथेनॉल है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है,
स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तो लिख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। हाँ, मैंने स्व उत्प्रेरक का काम करेगा। हो गया। इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। यो नाम आप लोग को नहीं याद होगा, एथेनॉल। तो ये आपका होता है स्व उत्प्रेरक। आप अच्छी तरीके से सब बालक लोग जानते होंगे कि जब विषमांगी की बात होगी तो आप एकदम पढ़ के आ रहे हैं कि इसमें उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग अवस्था में होंगे। एक द्रव में होगा तो एक ठोस में होगा, या एक ठोस में होगा तो एक गैस में होगा। और आप आज जो बात करेंगे इसी की बात हम लोग करेंगे कि आखिर ये क्या होता है विषमांगी उत्प्रेरक की अधिशोषण सिद्धांत। तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें विषमांगी उत्प्रेरक की बात करेंगे और अधिशोषण, दोनों को जोड़ करके आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यानी बात समझना पहले, इसमें अलग अलग अवस्था होती है। मान लो कि आपके पास अधिशोषक है, अधिशोषक जो देख रहे हैं और इधर बना रहे हैं, ये अधिशोषक है। ये किस अवस्था में है? मान लो ठोस अवस्था में, मान लो लोहा है, और जो अधिशोष से आएगा उसको मान लेते हैं कि वो गैस है, हाइड्रोजन आ रहा है, तभी ना विषमांगी होगा। अलग अलग उत्प्रेरक अलग होंगे, अधिशोषक अधिशोषक अलग अलग अवस्था में। तो होता ही है बाबू, आप पढ़े भी होंगे कि जब हम लोग जब अधिशोषक के ऊपर आकर आकर्षित होता है तो इसको अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण की बात कहाँ है? और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, अधिशोषक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, तो अधिशोषण की क्रिया भी क्या होती है? बढ़ जाती है। इतना याद करो सब लोग बाबू, जैसे इतना बड़ा है जगह, इतना बड़ा कर देंगे तो अधिशोषण की क्रिया भी बढ़ जाती है। अब ऊपर से जो अधिशोष से आ रहा है, जब उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तब भी अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये इसका सिद्धांत होता है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा। आज जो बाहर से आ रहा है अधिशोष से, जिसको आप विलय भी कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तब भी आपका अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। तो लिखोगे, लिखो, जब अधिशोषक, ऐसे लिखना तो निजी बना के लिख रहे हैं, अधिशोषक तथा अधिशोष्य अलग अलग, खबर आने सुन के लिखो। जब अधिशोषक तथा अधिशोष्य अलग अलग अवस्था में होते हैं, अलग अलग अवस्था में होते हैं, तो वे विषमांगी उत्प्रेरक के तरह व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। अलग अलग अवस्था में होते हैं तो विषमांगी उत्प्रेरक की तरह वह व्यवहार करते हैं। जब अधिशोषक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की
क्रिया बढ़ जाती है, अधिशोषण की क्रिया बढ़ जाती है तथा सांद्रता बढ़ाने पर भी बढ़ जाती है। चलो इतना नोट कर लो सब लोग, यही है अधिशोषण का सिद्धांत।